हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद सिंह स्वागत करता हूँ उत्थान क्लासेस करावली में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा बच्चों बताओ। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था खाद्य सुरक्षा से संबंधित चीज़ों को, और आज हम उसी से आगे की चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। चलो एक बार हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि जिस जगह से हमने आपको छोड़ा था उस जगह को एक बार आप याद कीजिए। हमने आपको समझाया था एमएसपी। क्या बताया था लास्ट क्लास में मेरे बच्चों आपके लिए? एमएसपी। और एमएसपी में मैंने जो आपको समझाया इसके निर्धारण के बारे में, कि एमएसपी का जो निर्धारण किया जाता है वो निर्धारण करने वाली संस्था के बारे में बताया था सीएसीपी। सीएसीपी मतलब एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, कृषि कीमत एवं लागत आयोग। कृषि कीमत एवं लागत आयोग, राइट? ओके। लेकिन आप जानते हैं कृषि कीमत एवं लागत आयोग जो होता है ये एमएसपी को निर्धारित करता है लेकिन अंतिम निर्णय नहीं देता। अंतिम निर्णय देने का काम कौन करता है बताओ? केंद्रीय आर्थिक मामलों की समिति होती है जो कृषि कीमत से संबंधित चीज़ों पर अंतिम निर्णय देती है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। तो आप इस चीज़ का बताएंगे कि इसका जो निर्धारण होता है, तो इस बात पर आप ध्यान देंगे, इस निर्धारण पर अंतिम निर्णय जो दिया जाता है वो अंतिम निर्णय देने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय आर्थिक मामलों की समिति। ओके। और ये समिति क्या है? इस समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं बताओ? इसकी अध्यक्षता स्वयं कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। ओके। इसके द्वारा क्या किया जाता है बताओ? इसके द्वारा एमएसपी की जो रेट निर्धारित की जाती है, जिसकी सिफारिश सीएसीपी के द्वारा की जाती है, उन पर ही अंतिम मोहर लगाती है, अंतिम निर्णय देती है। ओके। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। अब आज की क्लास में हम आपको क्या बताएंगे? आज की क्लास जो हमारी रहेगी उस क्लास में हम आपको समझाएंगे कि केंद्र सरकार का जो भूमिका थी उसको आपने समझ लिया। आज हम राज्य सरकार के बारे में समझेंगे कि राज्य सरकार की क्या भूमिका रहती है। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि आपका जो पीडीएस प्रणाली को आपने समझा है, इस पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत आपको पहला पॉइंट क्या समझना है आज की क्लास में, कि पीडीएस में राज्य सरकार की भूमिका, यानी कि पीडीएस का जो वितरण किया जाता है उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है। पीडीएस प्रणाली जो है उसके दोष क्या है, उसकी कमियां क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे जो पीडीएस है इसमें सुधार क्या किया जाना चाहिए, सुधार के सुझाव क्या है, उन सुझावों पर चर्चा करेंगे, किस किस ने क्या क्या सुझाव दिया है। ओके, सुझाव क्या है। प्लस हम बात करेंगे कि पीडीएस में सुझावों के बाद हमने इसमें सुधार किया क्या है, पीडीएस सुधार क्या क्या किए हमने। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जब हम इतना काम कर लेंगे तो फिर हमारी पीडीएस से जुड़ी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको? जो राज्य सरकार की भूमिका है। तो यहां पर आप बता देंगे पीडीएस प्रणाली में राज्य सरकार की भूमिका, राज्य सरकार की भूमिका। तो राज्य सरकार की क्या भूमिका है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। पॉइंट वाइज समझाता चलूंगा, आप अपना नोटबुक निकालेंगे और अपना पेन निकालेंगे, आप नोट बनाते चलेंगे मेरे साथ। देखो, राज्य सरकार की भूमिका क्या है? केंद्र सरकार अनाज की खरीद करती है, अनाज का भंडारण करती है और उनके लिए उचित मूल्य निर्धारित करती है, साथ ही उसे राज्य वितरण एजेंसियों को क्या कर देती है? सौंप देती है। इतना काम किसका है? केंद्र सरकार का, जो आपने समझा। और उसमें आपको मैंने बताया कि खरीद से संबंधित केंद्र सरकार का काम क्या होता है।
जिसमें मैंने आपको लेवाली मूल्य पर बताया और आपको किस पे एमएसपी रेट पर भी बताया है ना, ओपन एंडेड सिस्टम एंड क्लोज एंडेड सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार क्या करती है कि भैया जब केंद्र ने आपको अनाज दे दिया कि आप गरीब शोषित लोगों को इसे उपलब्ध कराइए, तो फिर केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार का काम क्या आ जाता है कि वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करना, कि अब उन तक वितरण पहुंचाया जाए, जो लाभार्थी हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, उन तक उस लाभ को पहुंचाया जाए, यानी वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करना। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट पॉइंट आपका राज्य सरकार का कार्य हो जाएगा वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करना। वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करना। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट, वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, वह वितरण करेगा कौन? इसके लिए फेयर प्राइस शॉप जो होती है, जिसे हम कहते हैं उचित मूल्य की दुकान, जिसके माध्यम से गरीब शोषित और पिछड़े हुए लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है, उसके लिए डीलर का होना जरूरी है। कोई मीडिएटर ऐसा हो जो उन तक पहुंचाए, उनको वितरित करे। इसके लिए क्या है, फेयर प्राइस शॉप होती है, उसमें डीलर का क्या करना, पहचान करना, यानी उनका चयन करना, और उनको क्या देना, लाइसेंस देना। भाई लाइसेंस मिलेगा तभी तो वो दे पाएंगे। इसका मतलब उसका अगला कार्य क्या होता है राज्य सरकार का? राज्य सरकार का काम होता है कि जो आपके डीलर होते हैं, राशन डीलर, राशन डीलरों का चयन करना, एवं उन्हें क्या जारी करना, लाइसेंस जारी करना, लाइसेंस जारी करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट अगला पॉइंट, जब राशन डीलरों की बात हो गई तो फिर जिनको देना है वो कौन हो गए, लाभार्थी। उन लाभार्थियों का क्या करना, चयन करना, यानी कि लाभार्थियों की पहचान करना, यानी कि लाभार्थियों को पहचानेंगे। भाई सबको तो नहीं देना ना, जब सबको नहीं देना है तो जाहिर सी बात यह है कि जिनको देना है उनकी पहचान भी तो करनी है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। ओके, तो लाभार्थियों की पहचान करना और क्या करना बताओ, उनके लिए जो है राशन कार्ड उपलब्ध कराना। ओके, चलो आ जाओ। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, राज्य सरकार का काम अगला होता है कि जो आपके लाभार्थी हैं, लाभार्थी, तो लाभार्थियों की पहचान करना, लाभार्थियों की पहचान करना एवं उनके लिए मापदंड सुनिश्चित करना, मापदंड सुनिश्चित करना, मापदंड सुनिश्चित करना। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट अगला काम क्या है कि जिन लाभार्थियों की आपने पहचान की है, अब उनको परिवार राशन कार्ड क्या कराओ, उपलब्ध कराओ, ताकि उस कार्ड के माध्यम से वो अपना लाभ ले सके। तो ये काम भी कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। तो अगला काम राज्य सरकार का क्या हो जाएगा, परिवार राशन कार्ड, परिवार राशन कार्ड उपलब्ध करा। परिवार राशन कार्ड को क्या कराना, उपलब्ध कराना। तो ये किसके कार्य हो गए बताओ, ये जो कार्य आपने समझे हैं ये किसके हैं बताओ, राज्य सरकार के कार्य। अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार के कार्यों के बाद में पीडीएस प्रणाली में, तो पीडीएस प्रणाली के दोषों के बारे में हम आप पर चर्चा करेंगे कि अभी तक आपने जो पढ़ा केंद्र सरकार के का, राज्य सरकार के, पीडीएस व्यवस्था क्या होती है, पीडीएस का उद्देश्य क्या होता है, पीडीएस कहाँ किसे जाता है, इन सब चीज़ों पर आपने चर्चा की। तो प्रश्न ये उठता है कि पीडीएस प्रणाली है, क्या वाकई में इसने उन उद्देश्यों को प्राप्त किया है जिन उद्देश्यों के लिए इसको निर्धारित किया गया था? तो उसमें कहेंगे कि बिल्कुल किया भी है, और इसकी कुछ सीमाएं भी रही हैं, इसकी कुछ कमियां भी रही हैं, इसका महत्वपूर्ण लाभ भी मिला है। तो इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो दोष हैं, वो दूर होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो दोष क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो किसी चीज़ के बारे में हमें सुधार करना होता है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कमी क्या है
तो पीडीएस प्रणाली के दोष क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे पॉइंट वाइज मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर उसको नोट कराता हूँ। आपको भी यही प्रोसेस अपनाना है, समझते हुए चीज़ों को लिखना है। ओके, शुरू करें। तो चलिए, अब हम जो समझेंगे वो क्या समझेंगे कि जो पीडीएस प्रणाली है, उस पीडीएस प्रणाली के दोष क्या है। दोष, अगर हम दोषों पर चर्चा करते हैं तो यहां पर आप बताएंगे। पहला दोष क्या है, सब लोग जानते हैं और लगभग चाहे शहरी जीवन में हो या ग्रामीण जीवन में, सब अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या है बताओ, रिसाव की समस्या। रिसाव मतलब समझ लो, चोरी करना। चोरी का मतलब ये होता है कि जो राशन डीलर होते हैं वो क्या होता है कि पीडीएस का जो अनाज होता है उसे खुले बाजार में बेच देते हैं, है ना। जो गोदाम से प्राप्त हुआ उसे गरीब शोषित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण जो उपलब्ध कराया जा रहा था उसे बाजार में बेच करके घटिया देते और घटिया अनाज लेकर के उनको उपलब्ध करा देते, है ना। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि इसे खुले बाजार में बेच दिया जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका एक दोष कौन सा है, फिर हम किस सुधारों पर भी चर्चा करेंगे, फिलहाल इसके दोषों पर बात कर लेते हैं। तो इसका एक दोष कौन सा है बताओ, रिसाव की समस्या। रिसाव की समस्या, रिसाव की समस्या का मतलब होता है, आप बता देंगे, पीडीएस अनाज को, पीडीएस अनाज को, अनाज की खुले बाजार में बिक्री, खुले बाजार में बिक्री कर, बिक्री करना, ये इसकी एक समस्या हो गई। ओके, नेक्स्ट अगली समस्या, जो आपका पीडीएस सिस्टम है, इस पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि आप जानते हैं ज़्यादातर इसमें क्या उपलब्ध कराया जाता है, इसमें गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है। जबकि आप जानते हैं, बताओ, क्या एक मानव के लिए, क्या एक व्यक्ति के लिए केवल पोषक तत्वों का आधार केवल गेहूं और चावल है क्या? नहीं, उसे पोषकता में पूर्ण आहार उपलब्ध होना है तो उसके लिए अन्य चीज़ों की भी तो आवश्यकता होती है। इसलिए होता क्या है कि पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत मुख्यतः गेहूं और चावल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और इस कारण से पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। ये इसकी एक समस्या निकल के आती है। तो आप नोट करेंगे, बताएंगे क्या बताना है, बताओ कि पीडीएस के तहत, पीडीएस के अंतर्गत केवल गेहूं एवं चावल की उपलब्धता के कारण, चावल की उपलब्धता के कारण पोषक तत्वों की, पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति का नहीं होना, की पूर्ति का नहीं होना। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, वो भी आप समझेंगे कि इसके अंतर्गत अमीर राज्य भी होते हैं, गरीब राज्य। अब देखो, अमीर और गरीब का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस राज्य में अधिकतम आबादी, जिसकी आय प्राप्त करने की स्रोत अच्छे हैं, वहाँ पर उनके पास संसाधन होते हैं, तो उनको इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने आप से कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, बाजार से खरीद कर उन चीज़ों को पूरी कर लेते हैं। एक गरीब राज्य होता है, गरीब राज्य का मतलब ये हो गया कि ऐसा राज्य जिसमें निवास करने वाले जो नागरिक होते हैं उनके पास में आय प्राप्ति के साधन कम होते हैं। तो गरीब होना, अमीर होना, जितने भी राज्य होते हैं उनमें आवश्यकता का लेवल अलग अलग होता है। लेकिन हमारी पीडीएस प्रणाली क्या है, वो एक जैसी है, वो हर जगह एक जैसा ही प्रोवाइड कराया जाता है, केंद्रीय स्तर से चलता है। इसका मतलब ये होता है कि जब ऐसा होता है तो जो पीडीएस जो होती है उसकी राज्यों में व्यापकता में क्या आती है, कमी आती है।
क्लियर हो गया? तो ये भी इस प्रणाली का दोष माना जाता है। आप इसे नोट करेंगे और बताएंगे इसको अच्छी तरह से। तो बताइए, गरीब एवं अमीर राज्यों में आवश्यकता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, किंतु पीडीएस प्रणाली एक जैसी होती है, एक जैसी होती है। राइट? इससे क्या होता है? इससे राज्यों के अंदर पीडीएस की व्यापकता में कमी आती है। इसके कारण राज्यों में पीडीएस व्यापकता में कमी होती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट देखिए, सरकार क्या करती है बताओ? अगला इसका दोष, एक महत्वपूर्ण दोष ये है कि जो सरकार होती है अनाज स्टॉक करने के लिए बाजार से क्या खरीदती है बताओ? अनाज खरीदती है। बताया कि नहीं बताया मैंने? बोलो। मैंने बताया ओपन एंडेड सिस्टम और क्लोज एंडेड सिस्टम के माध्यम से वो किसानों से उपलब्धता के आधार पर, और जो क्लोज एंडेड सिस्टम है उसमें आवश्यकता के आधार पर अनाज की क्या करती है? खरीद करती है। इससे क्या होता है कि बाजार में खाद्यान्न पदार्थों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और ये बात आप बहुत अच्छी से जानते हैं कि जिस चीज की कमी हो जाती है बाजार में, उस वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? बाजार में अनाज सरकार के द्वारा स्टॉक कर लेने के माध्यम से कमी होती है और खाद्यान्न पदार्थों की कीमतों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट को बताएंगे। तो अगला पॉइंट आपको क्या बताना है कि सरकार द्वारा अनाज का स्टॉक करने से बाजार में खाद्यान्न की कमी से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट, आगे समझिए। तो बाजार में खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है बताओ? खाद्य पदार्थों की कीमतों में क्या होती है? वृद्धि होती है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आप बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? तो समझिए, सरकार के द्वारा जो सरकारी खर्च बढ़ता है, और जब सरकारी खर्च बढ़ता है तो उससे राजकोषीय घाटे में क्या होती है बताओ? वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब सरकार अनाज की खरीद करती है, अनाज की खरीद करने से सरकार की सरकारी जो खर्चा है उसमें वृद्धि होती है, और उस वृद्धि से उसका राजकोषीय घाटे में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो नेक्स्ट मेंशन करेंगे इस बात को। क्या बताएंगे आप बताओ? आप इस बात को बताएंगे कि सरकारी खर्च में वृद्धि होने से राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है।
डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई? चलो अब एक बात हम समझाते हैं, जरा एक बार गौर से समझेंगे आप इस चीज़ को। देखो मान लीजिए एक समस्या ये आती है कि जो आपकी सरकार है उसके ज़्यादा भंडारण जो किया जाता है, वो भंडारण की जो तकनीकी है वो बहुत निम्न स्तर की है। इससे क्या होता है कि जो अनाज स्टॉक किया जाता है उस अनाज की गुणवत्ता क्या होती है, प्रभावित होती है, खराब हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए सपोज करो कि ये आपका क्या है, गोदाम है। ओके, बड़ा सा गोदाम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, है। और ये इसका क्या हो गया बताओ, ये इसका दरवाजा हो गया। यहाँ से आप उसमें क्या करेंगे, अनाज स्टॉक करेंगे। ओके, ये दरवाजा। ओके, अच्छा, इसमें आपने क्या किया कि सरकार ने प्रतिवर्ष क्या करती है, वो अनाज की खरीद करती है। खरीद कैसे करती है याद करो, मैंने बताया ना, ओपन एंड सिस्टम, क्लोज एंड सिस्टम के माध्यम से अनाज की खरीद कर ली उसने। जब खरीद कर ली है तो फिर क्या करेंगे, इन स्टॉक्स में उसको क्या कर रखा जाता है, भंडार किया जाता है। तो इसमें क्या कर दिया, अनाज के जितने भी बोरा हैं वो भर करके किस में रख दिए, इस आपके गोदाम में रख दिया। अब बहुत बड़ा गोदाम है ये, और इसमें क्या रखा है बताओ, अनाज, खाद्यान्न पदार्थ आपने इसमें रख दिए। अब जब इसको गोदाम को आपने भरा है तो इसकी भरने की, इसकी भंडारण की प्रक्रिया देखिए क्या होता है कि ये भर दिया, फुल कर दिया आपने। ओके, अब क्या होगा कि अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, है ना। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों तक अपने इसको क्या करती है, अवेलेबल कराती है। तो जब ऐसा किया जाएगा तो फिर क्या होगा, तो देखो अब इसमें से निकालना शुरू हुआ, इसमें से आपने निकाला, क्या निकाला बताओ, अनाज निकाला। अब निकालते हुए सब, अब लास्ट वाला निकालेंगे क्या, लास्ट वाला तो नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो अंदर है। अब जो सामने होगा, पहले होगा, उसी को तो निकालेंगे। पता चला यहाँ से ये वाला रो है, ये वाली रो आपने निकाल दी, फिर आपकी ये वाली रो भी निकल गई, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब क्या हुआ, तब तक नई साल आ गई और आपने फिर खरीद शुरू कर दी। तो पीछे वाली रो जो है जहाँ पर अनाज आपने भरा था वो जैसी है वैसी की वैसी रह गई। अब क्या होगा, अब फिर दोबारा से इसमें क्या किया जाएगा, अनाज खरीद करके फिर इसमें भर दिया जाएगा। तो फिर से भर करके, ये दोनों वैसी पहले थी, फिर ये भर करके उतना ही हो गया। प्रति वर्ष इसमें से अनाज जाता है, अनाज आता है, लेकिन जो सब लास्ट में जो अनाज रह जाता है वो वर्षों तक पड़ा रहता है, और वर्षों तक पड़े रहने के कारण उसका क्या हो जाता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है ना। तो इसकी भंडारण की निम्न प्रक्रिया ना, तरीका क्या होना चाहिए कि जो पहले भरा गया है उसे बाहर निकाला जाना चाहिए, है ना। हालांकि इस पर चर्चा हो रही है, इस चीज़ पर सुधारात्मक प्रयास भी किए गए, लेकिन उस पर हम चर्चा सुधारात्मक प्रयासों में करेंगे। फिलहाल आप इसकी कमियों में समझिए। इसका मतलब क्या हो गया कि भंडारण की क्या है, निम्न प्रक्रिया है, निम्न तकनीकी है। तो बता देंगे यहाँ पर भंडारण की निम्न तकनीकी के कारण भंडारण की निम्न तकनीकी के कारण अनाज की गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। अनाज की गुणवत्ता में कमी होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट आगे समझो। एक प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है कि एक इसकी कमी ये मानी जाती है कि देश के अंदर जो लाभार्थी हैं उनमें अशिक्षा है, और तकनीकी अभाव के कारण जो मापतौल होता है उसमें क्या की जाती है, गड़बड़ी की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब अगला पॉइंट आप यहाँ समझ सकते हैं कि अशिक्षा एवं तकनीकी अभाव के कारण मापतौल में गड़बड़ी से क्या होता है बताओ, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग तो इससे परिचित होंगे, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पर दी जाने वाली बहुत बड़ी योजना, विश्व की सबसे बड़ी योजना है। यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत की जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली गरीब एवं शोषित लोगों के लिए विश्व की सबसे बड़ा क्या है, वितरण तंत्र है।
तो निश्चित रूप से आप इसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए होते हैं, आपने देखा होगा। कभी आप देखिए कि जब आप राशन की दुकान पर जाते हैं इस पर, तो वहाँ क्या होता है, माप तौल करने के लिए, मान लीजिए अनाज लेने के लिए, तो पता क्या आता है, जो बाट होते हैं, तोलने वाली इकाई होती है, वो मानक नाव पर के पत्थर ही रख देते हैं। अब वो आपको मिलना है 5 केजी, वो पत्थर कितने का है बताओ, 4 केजी का, है ना। कौन सा आप तोलने के लिए बैठे कि भाई सही है गलत है, वहाँ भरमार होती है, एक आता है एक जाता है, फटाफट फटाफट होता है। इसका मतलब आपको मिलना कितना चाहिए था, आपको अलाउ किया सरकार ने कितना, कि भैया आपको देना कितना है, माने देना है आपको 5 केजी, आपको मिल कितना रहा है, 4 केजी, है ना, रियायत मूल्य पर मिला, तो फिर 1 केजी का घाटा हुआ ना आपको, तो जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आपको मिले। और फिर आपने कभी देखा हो, इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए कि उसे जो आपने हमारे समय पर दिया जाता था, हो सकता है आपने भी देखा होगा, मिट्टी का तेल या कोई वैसी ऑयली चीज़ को जब देते तो जो मापने वाला जो क्या होता, लीटर होता था, पता नहीं कौन से जमाने का होता था भाई, है ना, उसमें न जाने कितनी चोटें देते हैं, उसमें नीचे से ऊपर से उसका बिल्कुल स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं, है ना, होता है कि नहीं होता, और फिर उसी से भर भर करके डालते रहते हैं, राइट। तो ये सिस्टम क्या है कि माप तौल में क्या की जाए, कमी की जाए, और फटाफट फटाफट भर के डाल दिया जाता है। आपको दिया कितना, 10 लीटर, लेकिन उसमें गया कितना, 8 लीटर या 7 लीटर। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तो अशिक्षा एवं तकनीकी अभाव के कारण माप तौल में गड़बड़ी क्या होता है, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, राइट। सॉरी, नेक्स्ट अगला पॉइंट आप यहां पर समझेंगे। अगर आपसे इसकी अगले दोष के बारे में पूछा जाए तो आप इस बात को बता सकते हैं कि जो गरीब होता है, इस प्रणाली के माध्यम से गरीब परिवार को पर्याप्त अनाज नहीं मिल पाता है। मान लीजिए सपोज करो कि आपने 20 दिन का अनाज उसे दे दिया महीने में, तो फिर उसके बाद बाकी के 10 दिन का जो उसका खाना है वो कहाँ से होगा भाई, बोलो भाई। ऐसा होता है, मान लीजिए सरकार ने क्या कर दिया, पीडीएस प्रणाली के तहत 20 दिन का, 15 दिन का या 25 दिन का अनाज दे दिया, बोले ना, लेकिन बचे हुए 10-5 दिन जो है वो कहाँ से करेगा, वो उस दिन भी तो खाना खाएगा, भूखा तो रहेगा नहीं भाई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो फिर बाजार पर निर्भर हो जाएगा, और बाजार से आपने पहले से अनाज खरीद रखा है, स्टॉक कर रखा है, बाजार में पहले से अनाज की कमी है, इसलिए उसकी कीमतों में क्या है, वृद्धि हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वो बाजार में भी पेमेंट करके क्या कर रहा है, उच्च कीमतों पर खरीद रहा है। इसलिए गरीब लोगों को पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध नहीं होने के कारण वो बाजार के दोहरे प्रभाव के अंतर्गत आ जाते हैं। उधर कंट्रोल रेट पर भी खरीदना पड़ता है, उधर फिर बाजार से भी उच्च कीमतों पर खरीदना पड़ता है। ये इसका महत्वपूर्ण दोष माना जाता है ना। तो नोट करेंगे इस बात को, बता दीजिए यहाँ पर। तो क्या बताना है आपको, यहाँ गरीब परिवार को पर्याप्त अनाज उपलब्ध नहीं होता। इस कारण उन्हें बाजार के दोहरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। सामना करना पड़ता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो दोहरे प्रभाव का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने इस चीज को समझा और इस बात में समझा कि जो हमारी पीडीएस प्रणाली है उसके दोष क्या क्या है। अब अगर हम चर्चा करें कि इन सारे दोषों को देखते हुए सुधार क्या किया जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए, मतलब सुझाव क्या है, और फिर हमने सुधार किए क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम आगे सिस्टम में चलते हैं और आपको बताते हैं कि पीडीएस प्रणाली में सुधार, राइट। तो चलो पीडीएस सुधार के सुझाव, राइट। चलो इसमें अगर आपसे कहा जाए तो देखो इसमें सुझाव के तौर पर कि एक सुझाव ये आता है कि भाई जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार आपका काफी हद तक
क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। कब कब हो जाएगा, कब हो जाएगा कि सुझाव तब तक हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा अगर आपका उसका डिजिटलीकरण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, उसका डिजिटलीकरण कर दिया जाए। तो यहां पर आप बता सकते हैं पीडीएस का डिजिटलीकरण। ठीक है, थोड़ी मेरी राइटिंग ठीक नहीं है बेटा, और इस बात पर ध्यान देंगे जो तकनीकी मैं यूज कर रहा हूँ, हालांकि हर प्रकार की तकनीकी का मैंने उपयोग किया है, ये मेरे लिए कुछ नई है और नई होने के कारण अभी इस पर कमांड मेरी बहुत अच्छी नहीं है ना। एक बार बैठा करके से बता देता हूँ आपके लिए, राइट, ओके। हाँ, थोड़ा सा आप पहचान सकें इस चीज़ के लिए, ओके। पीडीएस का डिजिटलीकरण, पीडीएस का डिजिटलीकरण, ओके। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, जो आपका नीति आयोग है उसकी एक सिफारिश है, उसका भी एक मानना है। क्या मानना है कि जो भ्रष्टाचार करता कौन है, भ्रष्टाचार करता है डीलर जो होते हैं। वो डीलर भ्रष्टाचार करते हैं क्योंकि पूरा समय तो उनका उसी में गुजर जाता है, राशन देना, करना, आना जाना पूरा रहता है, वो किसी और काम के तो रहते नहीं। इसलिए उनको जो कमीशन दिया जाता है वो उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता, राइट। जब उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में क्या है, उनका सुझाव है कि जो राशन डीलर हैं उनकी कमीशन को बढ़ाया जाए। ओके, जब उनका कमीशन बढ़ जाएगा तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, तो फिर वो भ्रष्टाचार सीमित हो जाएगा। तो नीति आयोग का एक विचार है, इस विचार को भी आप यहाँ पर रखेंगे। तो इसमें बताएंगे नीति आयोग के अनुसार नीति आयोग के अनुसार राशन डीलरों के कमीशन में वृद्धि की जानी चाहिए। वृद्धि करनी चाहिए। अगर उनके कमीशन में वृद्धि होगी तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, फिर वो उनका भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो जैसी बात है चोरी करता है, भ्रष्टाचार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ओके, अच्छा, इसमें एक विचार और भी समझेंगे आप, वो क्या है कि देखिए होता क्या है कि जहां से गोदाम से लेकर के राशन की दुकान तक जो आपका अनाज जाता है, बीच में ही तो चोरी होती है। नहीं सुनिए भाई, अगर राशन की दुकान तक चीज पहुंच जाएगी तो फिर तो वो उनको मिल ही जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि चोरी कहाँ होती है, चोरी का जो मामला होता है, भ्रष्टाचार का जो मामला अगर देखा जाए मुख्य रूप से, तो कहाँ से होता है बताओ, गोदाम से। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये गोदाम है, जहाँ से क्या आ रहा है बताओ, आपके लिए पीडीएस का अनाज आपका जा रहा है ना। एक गोदाम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ओके। तो चलो आ जाओ, समझते हैं। ये इसका दरवाजा हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका गोदाम हो गया। क्या हो गया, गोदाम हो गया, राइट। अच्छा, अब सपोज करो कि यहाँ पर आपका क्या है बताओ, राशन की दुकान है। यहाँ पर क्या है बताओ, राशन दुकान है जहां से इनको मिल रहा है। अब यहां से यहां तक का जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता, यही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में क्या पड़ता है बताओ, बाजार पड़ता है। और होता क्या है कि यहाँ तक पहुंचाने से पहले आपका बाजार में, इसको खुले बाजार में बेच दिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ से जो गाड़ी जा रही है आपकी, सपोज करो कि ये आपका क्या है, ओके, ये आपकी गाड़ी है, ये लोडेड हो गई, यहाँ से अनाज यहाँ पर लोड कर दिया, ओके। अब ये गाड़ी यहाँ से कहाँ पहुंचनी चाहिए, दुकान पर। तो इसका रास्ता सपोज करो, इसका रूट क्या है, इसका रूट ये है, और यहाँ से एक रूट ये भी जा रहा है, और यहाँ से एक रूट ऐसे भी आ रहा है।
तो अब क्या करते हैं, ये गाड़ी का रूट जो है वो सीधा का सीधा कैसा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ आना चाहिए, है ना। यहाँ से टर्न होकर के ऐसे एक रूट ये भी आ रहा है जो बाजार रूट से हुआ रहा है। अब होता क्या है, गाड़ी जा रही है और पता चला कि ये टर्न आपने कैसे ले लिया, यूँ ले लिया, और यूँ लेकर के बाजार में इसको क्या किया, बिक्री किया, गाड़ी चेंज किया और लेकर के कहाँ आ गए बताओ, राशन की दुकान पर। अच्छा, जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, इसके लिए एक सुझाव दिया गया। सुझाव क्या दिया गया कि भैया इस अनाज में जो गड़बड़ी की जा रही है वो गड़बड़ी यही हो रही है, तो एक काम किया जाए ना इसके लिए। वो क्या काम किया जाना चाहिए कि इस परिवहन जो आपका यातायात का साधन है इसकी आपको ट्रैकिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के दो रास्ते होंगे, मोबाइल के द्वारा और दूसरा क्या है, जीपीएस। मोबाइल और जीपीएस के माध्यम से, ट्रैकिंग व्यवस्था के माध्यम से इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो पता चल जाएगा ना, आपने रूट बदला तो तुरंत पता चल जाएगा आप रूट बदल रहे हैं, है ना। और जब रूट बदल जाएगा तो तुरंत उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ओके, तो एक सुधारात्मक तौर पर इस बात को बताया जाता है कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसमें आप बता देंगे कि गोदाम से राशन की दुकान तक यातायात सुविधा की मोबाइल एवं जीपीएस ट्रैकिंग की जानी चाहिए। ठीक है ना, इससे भ्रष्टाचार क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब एक बात बताओ, आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि मान लीजिए सपोज करो कि जो हमारे भारत के राज्य हैं और वो राज्य जो जिनकी समुद्री सीमा लगती है, तो वो अनाज का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते, उन्हें क्या चाहिए, गेहूं की जगह चावल ज़्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ गेहूं जाता है। अब उसको जो लेने वाले हैं वो गेहूं नहीं लेते, वो चावल चाहिए उनको, तो जो गेहूं का स्टॉक रह जाता है फिर वो डीलर क्या करते हैं, तो उनके पास पड़ा हुआ है, कोई नहीं ले रहा है तो वो उसे बेच देते हैं। इससे भ्रष्ट आचरण को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। पहली बात, जो जहां पर जो चीज स्थानीय स्तर पर जो उपलब्धता है, जो उसकी जरूरत है, उसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई पीडीएस प्रणाली हर राज्य में एक जैसी है, चाहे भले ही आवश्यकता क्या है, अलग अलग है। इसका एक सुझाव ये भी दिया जा रहा है कि अनाज जो उपलब्ध कराया जाता है उस अनाज को स्थानीय स्तर की आवश्यकता के अनुसार कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप सुझाव के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताएंगे आप अनाज की उपलब्धता स्थानीय आवश्यकता के आधार पर करना। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट बताएं, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर की जानी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है कि जो अनाज उपलब्ध कराया जाता है उसे किस्तों में उपलब्ध कराओ, क्योंकि एक साथ स्टॉक कर देने से क्या होता है कि उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो एक सुझाव ये भी है कि जो लाभार्थी हैं उन तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए उसकी उपलब्धता किस्तों में की जानी चाहिए। ओके, तो इस बात को बता देंगे सुधार के तौर पर क्या किया जाना चाहिए कि अनाज की उपलब्धता किस्तों में की जानी चाहिए, ताकि गुणवत्ता
गुणवत्ता प्रभावित ना हो, ताकि गुणवत्ता प्रभावित ना हो। और दूसरा अगला पॉइंट बताएंगे कि इसमें क्या होता है, जिसकी आवश्यकता है वो भी और जिसकी आवश्यकता नहीं है वो भी अपना कार्ड बना लेते हैं, है ना। और वो क्या लेते हैं बताओ, राशन कार्ड उनके घर तक पहुंच जाता है, नहीं होता है कि नहीं। ऐसी स्थिति में एक सुझाव ये आया है कि जो कार्ड धारक हैं उनका सार्वजनिकरण किया जाना चाहिए। गाँव में होता है कि नहीं होता है ना। कहते हैं, कमेंट्स देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने संसाधन भी नहीं है, तुम राशन की दुकान से अपना काम चला रहे। चुपके से आता है ना, उनके घर में आ जाता है, सारा माल भर जाता है एकदम बढ़िया तरीके से। और एक इमेज होती है लोगों की कि भाई तुम्हारे पास संसाधन इतने नहीं है, तो उसको क्या है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो चुपचाप चोरी से काम कर लेते हैं। ओके, उनको बेच देते हैं वो लोग। ऐसी स्थिति में जो राशन कार्ड धारक है उनका सार्वजनिकीकरण किया जाना चाहिए। जो सार्वजनिक लिस्ट जारी होगी तो लिस्ट में होगा कि नहीं होगा, तो गांव में रहने वाले समृद्ध लोग हैं या और भी कोई लोग हैं, तो वो इस बात को कह सकेंगे कि पहले तो इतना समर्थ हो जा कि तुम निश्चित मूल्य की दुकान से जो राशन खरीद रहे हो वो खरीदने के से क्या निकलो, बाहर निकलो, है ना। और जो समृद्धशाली होगा वो ऑटोमेटिक उसका लाभ लेना क्या कर देगा, बंद कर देगा। होता है कि नहीं होता। इसलिए क्या होता है बताओ, इसलिए ये सुझाव दिया गया कि राशन कार्ड धारक जो होते हैं उनका क्या किया जाना चाहिए, सार्वजनिकीकरण किया जाना चाहिए। ये लिस्ट होनी चाहिए इसमें किस किस का नाम है, किस किस को कार्ड जारी किया गया है। ओके, चलो तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर बता देंगे। इसका सकारात्मक पहलू भी है, तो बताएंगे राशन कार्ड धारकों का सार्वजनिकरण किया जाना। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो चलिए तो नेक्स्ट आप समझते हैं, इसके लिए अगला पॉइंट हम आपको समझाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जो आपने इसके सुझाव समझे, अब इन सुझावों के साथ साथ आपको ये समझना है कि हमने इन सुझावों के आधार पर हमने सुधार क्या किया है। तो अब हम नेक्स्ट पर समझेंगे, किस पर बताओ, पीडीएस के सुधार। पीडीएस के सुधार, तो चलिए पीडीएस में क्या क्या सुधार किया गया है, किस किस तरीके से है, हम इस पर समझते हैं। पहला, पॉइंट फर्स्ट, 1992 में क्या किया गया, संशोधित पीडीएस प्रणाली को लागू किया गया। कौन से बताओ, संशोधित पीडीएस प्रणाली लागू की। अच्छा, इस संशोधित पीडीएस प्रणाली क्या होती है कि दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं देश के अंदर, ऐसे क्षेत्र जिन तक अभी तक पीडीएस प्रणाली का लाभ नहीं पहुंच सका है, उन दूर दराज के क्षेत्रों में पीडीएस प्रणाली का लाभ पहुंचाने के लिए 1992 में संशोधित पीडीएस प्रणाली को लागू किया गया। ओके, तो इस सुधारात्मक तौर पर उसका उद्देश्य बता देंगे। दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में पीडीएस का लाभ पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या किया गया, नेक्स्ट सुधार के तौर पर क्या किया गया 1997 में, ठीक है ना, बाधवा समिति की सिफारिश के आधार पर, कौन सी समिति, याद रखना, बाधवा समिति की सिफारिश के आधार पर क्या काम किया गया, टीपीडीएस
लागू किया गया। टीपीडीएस का मतलब होता है, आप इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, टीपीडीएस का टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसे कहते हैं लक्षित, टारगेट मतलब लक्षित, लक्षित पीडीएस लागू किया गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसे आप समझने का प्रयास करें। इसका मतलब ये हो गया कि देखो, राशन कार्ड शुरुआत में क्या था, सबको जारी किया जाता था, और सबको जब जारी किया गया तो इसका मतलब हर किसी को तो इसकी जरूरत है, वो लाइन में क्यों लगेगा भाई, जिसको जरूरत है वो लाइन में लग करके क्या लेगा, अनाज की प्राप्ति करेगा, लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है वो लाइन में क्यों लगेगा। इसका एक प्रभाव क्या हुआ कि जिनको जरूरत नहीं थी उनको भी कार्ड जारी किया गया, उन्होंने उसका लाभ नहीं लिया, इसके कारण उनके हिस्से का जो अनाज था वो वहीं रहा, और जब उनके पास वो बच गया तो बताओ डीलर क्या करें उसके लिए, उन्होंने उसे बाजार में बेच दिया। और वास्तविकता में देखा जाए तो भ्रष्टाचार की शुरुआत भी यहीं से होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इससे उनको आदत लग गई, कहते हैं ना आदमखोर, खून लगने के बाद में फिर क्या चाहिए, वो खून चाहिए, तो भ्रष्टाचार की शुरुआत। इसलिए इसको लक्षित किया गया कि भाई जिनको जरूरत है केवल उनको ये लाभ मिलना चाहिए, जिनको जरूरत नहीं है तो वो आवश्यकता के अनुसार पर अगर हमसे खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था अलग से किया जाए, है ना। तो सबको कार्ड जारी किया गया, तो एक समान कार्ड जारी नहीं करना है, ठीक है, जरूरतमंद के लिए कार्ड अलग से जारी करो और गैर जरूरतमंद के लिए कार्ड अलग जारी करो। जरूरतमंद के लिए रियायती दरों पर प्रदान करो, और जो गैर जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो अनाज उपलब्ध कराया जाए तो उन्हें बाजार मूल्य पर या नो प्रॉफिट नो लॉस पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे क्या हुआ कि 1997 से जो आपके लाभार्थी थे उनका क्या कर दिया बताओ, उनका वर्गीकरण कर दिया, उनका विभाजन कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो चलो अब हम उसको समझते हैं। तो इसमें क्या किया गया बताओ, जरूरतमंद के लिए, टीपीडीएस का मतलब क्या है, टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। तो टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत क्या काम किया गया कि जो जरूरतमंद है उनको लाभ पहुंचाना। इसका उद्देश्य क्या रखा गया बताओ, इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था, जरूरतमंद को लाभ पहुंचाना। अब कोई जरूरतमंद है, इसके लिए उसकी पहचान करना भी तो जरूरी है। तो इसमें क्या किया गया कि जो लाभार्थी है, ध्यान से समझेंगे, जो लाभार्थी है, लाभार्थी का क्या कर दिया गया बताओ, विभाजन कर दिया गया। लाभार्थी का विभाजन कैसे किया, दो भागों में कर दिया, और वो कौन सा हो गया, यहां पर आ गया जरूरतमंद, जरूरतमंद, और दूसरा क्या हो जाएगा, गैर जरूरतमंद। गैर जरूरतमंद, ठीक है, जरूरतमंद और गैर जरूरतमंद। इसका मतलब इन दोनों को अलग अलग किया जाए, और जो जरूरतमंद है, जो आवश्यकता है उनको, उनके लिए क्या किया गया, उनको किसके अंतर्गत रखा गया, बीपीएल के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत, बीपीएल के अंतर्गत। और जो गैर जरूरतमंद है उनको किसके अंतर्गत रखा गया बताओ, उन्हें एपीएल के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत, एपीएल के अंतर्गत। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं वो जरूरतमंद है, वास्तव में उन्हें ही इस लाभ की क्या है, जरूरत है, अतः उन्हें जरूरतमंद के अंतर्गत रखा गया। और एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग ऐसे हैं जिन्हें जरूरत उस स्तर की नहीं है, इसलिए उनको अलग अलग कार्ड जारी किया गया, एपीएल और बीपीएल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर इसके अंतर्गत हुआ क्या, इसके अंतर्गत विभाजन किया गया कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो कौन है बताओ, बीपीएल कार्ड धारक हैं, इनके लिए सरकार के द्वारा जो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा वो किस पर, 50% सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाना, 50% सब्सिडी पर उपलब्धता। और जो एपीएल हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, सरकार कहती है कि भाई आप ऐसा करो, जिस मूल्य पर हम खरीद रहे हैं अनाज को
वो मूल्य आप हमें दे दीजिए, यानी कि बाजार मूल्य भी नहीं चाहिए हमें आपसे, हमें तो केवल वो मूल्य चाहिए जिस मूल्य पर हम खरीदें, मतलब खरीद मूल्य पर, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब एपीएल कार्ड धारक जो होते हैं उनके लिए अनाज जो उपलब्ध कराया जा रहा है वो किस मूल्य पर कराया जाएगा बताओ? खरीद मूल्य पर, अनाज की खरीद मूल्य पर। उपलब्ध खरीद मूल्य पर उपलब्धता होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एपीएल बीपीएल के बारे में समझा, और ये सिस्टम कब से हुआ? 1997 से, यानी कि 1997 से ये काम किया गया। इसका मतलब समझ में आ गया आपके में? तो आपने लाभार्थी का विभाजन समझा और इसमें एपीएल और बीपीएल को समझा। अब हम आगे की चीजों को समझते हैं। सुधारात्मक तौर में आप जानेंगे अन्नपूर्णा अन्न योजना, ठीक है ना, अंत्योदय अन्न योजना, ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाएगी। राशन कार्ड यानी कि राशन कार्ड टिकट योजना, राइट, और विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक प्रयास किए गए। चूंकि हमारी वीडियो लेंथी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इस वजह से आज का टॉपिक हम यही समाप्त करेंगे। इसमें सुधारात्मक जो चीजें हैं उनको हम आगे की क्लास में, आगे की वीडियो में अपलोड करूंगा मैं आपके लिए। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और एक बात और है कि जो वीडियो, जो क्लास में आपको इसके माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ उसके बारे में आप अपना राय, अपने सुझाव मुझे बता सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपके सुझाव जब मेरे पास आएंगे तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करेंगे, है ना। आपको किस स्तर से वो लाभ पहुंचा रहे, क्या वाकई में जो मैं सोच रहा हूँ उस स्तर का लाभ आप प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आप अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इससे मैं उसी प्रकार की चीज़ों को और गहराई से आपको एनालिसिस कर सकूँ। हालांकि मेरी क्लास का लेवल जो है वो आप अपने स्तर से समझ लेंगे, आरएस लेवल हो या कोई एग्जाम आप किसी भी कमीशन के थ्रू दे रहे हो, ठीक है, किसी शिक्षक ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए समान रूप से आपको ये लाभ पहुंचाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? विस्तृत अध्ययन होता है जिसमें आप देखते हैं प्री जो है उसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस की आवश्यकता होती है, और जब मेंस लिखते हैं तो उसके लिए आपके पास सब्जेक्टिव जो है मेथड वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो जो मैटर मैं उपलब्ध करा रहा हूँ उस मैटर के बाद में जब आपको क्लास होगा, आपकी रिकमेंडेशंस, आपके सुझाव मेरे पास आएंगे तो उसके लिए भी मैं काम करूँगा। ओके, तो जैसे जैसे आपके कमेंट्स मुझे मिलते चले जाएंगे उस कमेंट्स के आधार पर मैं चीज़ों को और आगे रनिंग करूँगा। ओके, कोई भी टीचर हुआ, मैं हुआ या कोई और भी टीचर होता है, ऑनलाइन सिस्टम हो या ऑफलाइन सिस्टम होता है, तो ऑफलाइन में तो ऐसा होता है कि बच्चा स्वयं से बोल देता है ना। ऑनलाइन में एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप कमेंट्स कर देते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से स्टूडेंट टीचर को मोटिवेट भी करता है। मोटिवेशन की हमें वैसी जरूरत नहीं होती, बट मोटिवेशन का मतलब होता है कि आपको और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हमारी जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम इससे आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।